अस्सलाम वालेकुम। मेरी कहानी सुनने वाले मेरे लिसनर्स एंड रीडर्स आप सब कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला के यहाँ पुरुउम्मीद हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ दुनिया के जिस कोने में जहाँ-जहाँ कहीं आबाद हैं, आप खुश होंगे, शाद होंगे और महफूज़ होंगे। अल्लाह ताला आपको हर आफ़त, हर मुसीबत से महफूज़ रखें। ना सिर्फ़ आप अपना बल्कि अपनी फैमिलीज़ का भरपूर ख़्याल रख रहे होंगे। इस वक़्त नॉवल क्रिएशन के प्लेटफ़ॉर्म पर आप सब सुन रहे हैं नमरा अहमद का लिखा हुआ एक खूबसूरत नावल, नमल। आइए शुरू करते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म में घुंघराले बालों वाला लड़का बेंच के पास खड़ा था और घुटनों के बल इसके सामने यूनिफॉर्म में एक लड़की बैठी थी और इसके आंसू साफ करते हुए पूछ रही थी, किसने मारा है? मुझे बताओ, मैं अभी इसको देखती हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे सादी को मारे? इधर देखो, रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी सपोर्ट और प्रोटेक्शन के लिए। वो फिक्रमंदी और गुस्से से कह रही थी, मैं ठीक हूँ। आप? उसामा की शर्माती आवाज पे वो चौंका, फिर सामने आकर बैठ गया और फूलों को मेज पे रखकर बोला, आपको याद था मुझे सोसन पसंद है? जमर ने सर को खम दिया, बोली कुछ नहीं। नुदरत खाने पे इसरार करने लगी, फिर चाय पे वो बस एक कप के लिए राजी हुई। हनैन सादी के साथ जाकर बैठ गई, शिकवा अमेज नजरों से फुप्पो को देखती मगर खामोश। मुझे ये कार्ड देना था, हाशिम ने दिया है तुम्हारे लिए, कहते हुए उसने कार्ड सादी की तरफ बढ़ाया। सादी तो चौंका ही, हनैन ज्यादा चौंकी। उसका दिल जोर से धड़का था। हाशिम की बेटी की सालगिरह है, उसने बहुत इसरार किया था तो मैंने तुम्हारी तरफ से हामी भर ली। मुझे उम्मीद थी कि तुम लोग आओगे। हनैन सादी के कंधे पे से झुक के कार्ड देखने लगी। सादी के तासुरात वो नहीं रहे थे। उसने बिल्कुल खामोशी से स्याह कार्ड पे सुनहरी इबारतें पढ़ी, फिर कार्ड हनैन की तरफ बढ़ा दिया। हाशिम भाई मुझे अपनी पार्टी में क्यों देखना चाहेंगे फूफो? तुम इसके रिश्तेदार हो। सादी फीका सा मुस्कुराया। हाशिम भाई के जहन में हर काम की कोई खास वजह जरूर होती है। बहरहाल आप इनसे माजरत कर लीजिएगा, हम नहीं आ सकेंगे। कार्ड पढ़ती हन्नैन ने बेइख्तियार सादी को देखा। उसका चेहरा एकदम बुझा था। घर की बात है सादी, पहले भी तो जाते रहे हो इनके घर, तो घर में है फंक्शन। सादी ने चौकन्ना सा होकर बात काटी और तेजी से कार्ड लेकर जैसे तस्दीक की। आंखों में कुछ चमका था, फिर वो संभल गया। ओके, हम आएंगे। वो नॉर्मल अंदाज में मुस्कुराया। हनैन सारी नाराजगी भूलकर दोबारा कार्ड देखने लगी। उसामा भी आकर उसके साथ बैठ गया। ब्लैक और गोल्ड थीम है, मतलब हम सिर्फ स्याह या सुनहरी लिबास पहन सकते हैं, वो उसामा को बताने लगी। फिर एकदम उसने सादी के हाथ को देखा जिसमें उसने की चेन पकड़ी हुई थी। जमर भी वही देखने लगी और सादी ने भी गर्दन झुकाकर इसे ही देखा। दो तीन चाबियों के साथ रिंग में एक 3 इंच का स्याह मसनूई डायमंड सा पिरोया था। वो 2 इंच मोटा था और ऊपर से गोल नीचे से तकोन था। किसी हीरे की तरह वो रोशनी मुनक्कस करता था। इस पे सुनहरी हरूफ में लिखा था, आंट्स इव आफ्टर, हमेशा के लिए चूंटियां। समुर्द के लबों पे उदास मुस्कुराहट उभरी। तुम अभी तक चूंटियों पे यकीन रखते हो? मैं इन्हीं चीजों के लिए जीता हूँ जिन पे यकीन रखता हूँ। इसी उदास मुस्कुराहट के साथ कहते सादी ने स्याह हीरे को देखा। चाय आई और साथ कबाब, केक और दो एक चीजें। मगर नुदरत के इसरार के बावजूद जमर ने सिर्फ प्याली उठाई और घूंट घूंट पीने लगी। ये कारदार्स करते क्या हैं? इनका बिजनेस किस चीज का है? कार्ड में मैव हनैन ने पूछा। इसकी नजरें नीचे लिखे हाशम के नाम और साथ दर्ज मोबाइल नंबर पे जमी थी। एकदम से बिजली चली गई और हर रोशनी के बुझ जाने की खामोश आवाज सुनाई दी। फिर यूपीएस पे बत्ती जली और पंखा गड़-गड़ करता घूमने लगा। सादी हल्का सा मुस्कुराया और सर झटका। वो एक ऑयल कार्टेल के सरबराह हैं। कार्टेल क्या होता है? हन्नैन ने बेइख्तियार पूछा। फिर जैसे अपनी कम इल्मी पे फूफो के सामने शर्मिंदा हुई।
ऐसे समझो जैसे मार्केट में बर्गर की 3 दुकानें हों। ज़मर ने नरमी से कहना शुरू किया। और 2 दुकानें 50 का बर्गर बेचें और एक 40 का, तो ज़्यादा किसके बिकेंगे? 40 वाले के। हनैन के लबों से फिसला। वो सारी नाराज़ी भूल गई थी। बिल्कुल, मगर कम कीमत के 22-40 वाला भी मुनाफा ज़्यादा नहीं कमा सकेगा और बाकी दोनों वैसे ही नुकसान में रहेंगे। तो ये तीनों यूं करेंगे कि मिलकर एक ग्रुप यानी एक कार्टेल बना लेंगे और ये तय कर लेंगे कि तीनों दुकानें एक ही कीमत पे बर्गर बेचेंगी। यूं तीनों को कारोबार मिलेगा और तीनों जब चाहें कीमत इकट्ठी बढ़ा दें। लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तो वो महंगा खरीदने पे भी मजबूर होंगे। सादी ने मुस्कुराते हुए इजाफा किया। और हाशिम भाई यही करते हैं। वो मुल्क की तमाम ऑयल कंपनीज के कार्टेल को लीज करते हैं और ये तेल से बिजली बनाकर हुकूमत को बेचते हैं और इनका जब दिल करता है ये बिजली की कीमत बढ़ा देते हैं और फिर ये होता है। उसने अब्रू से पंखे की तरफ इशारा किया जो यूपीएस पे चल रहा था। जमर ने गहरी सांस अंदर को खींची। मेरा नहीं ख्याल कि एनर्जी क्राइसिस की वजह ऑयल कंपनीज हैं। ये थरकूल प्रोजेक्ट के साइंसदानों और ऑयल कंपनीज के मगरूर और अमीर एग्जेक्टिव की जंग नहीं है फूफो। ये कोयले और तेल की जंग है, मुझे यकीन है। हाशिम पार्टी में सुनहरी रंग पहनेगा। एक बच्ची की सालगिरह को ब्लैक और गोल्ड का टच देकर वो लोग सिर्फ दुनिया को अपने मजबूत एसाब दिखाना चाहते हैं, स्याह और सुनहरा, यानी कोयला और तेल। वो नरमी से ठहर ठहर कर बोल रहा था। एनीवेज, अब मैं चलती हूँ। उसने जैसे किसी बात में दिलचस्पी नहीं ली, बस उठने की तैयारी करने लगी। हनैन ने कार्ड छोड़ दिया। चेहरा फिर से बुझ गया। सादी चुप हो गया। उसे यूं लगा जैसे इसकी साफ कोई ने इसे नाराज कर दिया था। कुछ देर तो बैठो। नुदरत इसरार करने लगी, मगर इसका कहना था कि अगले हफ्ते तफसील से पार्टी पे साथ बैठेंगे। सादी इसे दरवाजे तक छोड़ने गया। वापस आया तो हनैन अकेली लाउंज में बैठी थी। 4 साल बाद आई और 40 मिनट भी नहीं बैठ सकी। वो बुड़बुड़ाई। ऐसे नहीं सोचते हनैन। वो जैसे हर्ट हुआ था। मगर मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ भाई। आपका दिल बहुत बड़ा है। आप भूल सकते हैं, मगर मुझे याद है फूफो ने हमें तब छोड़ा जब हमें इनकी ज़रूरत थी। हमारे मामू बेगुनाह थे, मगर फूफो ने इनको गुनहगार माना और इसलिए आप भी ज़ीरे इताब आए। मगर ये लड़ाई तो आपकी मामू और फूफो की थी। मैंने तो कुछ नहीं किया था। मेरा क्या कसूर था? मुझे क्यों छोड़ा? बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। सादी का दिल बेहद दुखा। उन्होंने बहुत कुछ लॉस किया है इस सब में। इनकी सेहत, इनकी शादी, इनकी जिंदगी, सब खत्म हो गया। तो क्या मैंने कुछ लॉस नहीं किया? मैंने पुप्पो को लॉस किया है भाई। इन 4 सालों में कितने ऐसे दिन आए जब मुझे इनकी जरूरत थी। पुप्पो ना माँ होती है ना बहन। वो इन दोनों से हटकर होती है। मेरी तो कोई बहन भी नहीं थी। मेरा भी दिल चाहता था मैं इनके से बहुत कुछ शेयर करूं। वो मेरी बात सुने, मगर वो अब हमारी परवाह नहीं करती। उन्होंने हमें तब छोड़ा जब हमें इनकी जरूरत थी। यू नो व्हाट भाई, अब हम बड़े हो चुके हैं। अब हमें इनकी जरूरत नहीं रही। मैं वो हनैन नहीं हूँ जो इनके जाने के बाद देर तक खिड़की से इनकी राह तकती थी कि शायद वो कुछ भूल गई हो तो वापस आए। मैं भी अब इनकी परवाह नहीं करती। उसने रुख मोड़ लिया। सादी ने कुछ कहना चाहा, फिर खामोशी से बाहर निकल गया। अभी बीच राहदारी में था कि किसी एहसास के तहत वापस आया और धीरे से लाउंज के अंदर झांका। हनैन खिड़की का पर्दा सिरकाए बाहर देख रही थी। दूर सड़क पे जैसे किसी को तलाश कर रही थी, किसी के भूल के वापस आने का इंतजार कर रही हो। सादी की आंखों में उदासी और लबों पे मुस्कुराहट दर आई। वो खामोशी से वहां से हट गया। राहदारी में वापस चलते हुए उसने हाथ में पकड़े स्याह और सुनहरे कार्ड को देखा। एक मंजर इसकी आंखों के सामने झिलमिलाया। होटल की लॉबी जर्द रोशनियों में चमक रही थी। 4-5 सूट में मलबूस अफराद खुशगवार अंदाज में एक दूसरे से मिल रहे थे। इनमें एक हाशिम कारदार भी था जो किसी से मुस्कुराकर कुछ कह रहा था। हाशिम के पीछे इसकी सेक्रेटरी खड़ी थी जिसने एक हाथ में हाशिम का लैपटॉप उठा रखा था और वो हाथ पहलू में गिरा हुआ था।
وہ بھی سامنے مسکراتے ہوئے میٹنگ کے لیے آئے افراد کو دیکھ رہی تھی۔ دور سے جینز شرٹ اور پی کیپ میں ملبوس سادی چلتا ہوا آیا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ اسی طرح سیکٹری کے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ سیکٹری وہی متوجہ رہی اور اس نے نہیں دیکھا کہ لڑکے کے گزرنے کے بعد لیپ ٹاپ کے سائٹ کے ساکٹ میں ایک فلیش ڈرائیو لگ چکی تھی۔ سادی ایک قریبی میز پہ جا بیٹھا، کندھے سے بیگ اتارا، اندر سے ٹیبلٹ نکالا اور اس پہ مختلف جگہ انگلی سے پریس کرنے لگا۔ اسکرین پہ پیغام آ رہا تھا: آپ کی ڈیوائس کو ایک ہارڈ ڈرائیو ملی ہے، کیا آپ سارا ڈیٹا کاپی کرنا چاہیں گے؟ سادی نے مسکراتے ہوئے یس دبایا۔ اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اسکرین پہ پیغام جل بجھ رہا تھا: پاس ورڈ داخل کریں۔ او نہیں یار! اس نے بے بسی سے مڑ کر دیکھا، جہاں وہ لوگ ابھی تک کھڑے ہاتھوں میں مصروف تھے۔ اسے کیوں خیال نہیں آیا کہ ہاشم کے لیپ ٹاپ پہ پاس ورڈ ہو سکتا ہے؟ وہ جلدی سے سب سمیٹ کر اٹھا اور سر جھکائے ان کے قریب سے گزرا اور سیکٹری سے ٹکرا گیا اور خفیف سا سوری کہتا آگے بڑھ گیا۔ ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر دور تک سوچتی نگاہوں سے اس کا تعاقب کیا۔ چلی گئیں۔ فارس کی آواز پہ سادی چونکا۔ اس کے سامنے فارس کھڑا تھا۔ ہوں؟ اس نے کارڈ بڑھایا، جیسے پپھو کے آنے کا مقصد بیان کیا ہو۔ فارس نے سرسری سا دیکھا اور پھر گول میز تک آ گیا۔ حنین، اسامہ سب واپس آ گئے۔ ذرا سی ہلچل کے بعد زندگی جیسے پھر نارمل روٹین پہ آ گئی تھی۔ اب نہ فرصت ہے نہ احساس ہے غم سے اپنے۔ آسمان پہ سیاہی پھیل رہی تھی۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پہ فائلز پھیلائے بیٹھی تھی۔ ہلکی سی آہٹ نے اسے سر اٹھانے پہ مجبور کیا۔ ابا ویل چیئر گھسیٹتے اندر آ رہے تھے۔ وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ آپ کے بلانے پہ نہ آتی تو آپ خود آ گئے۔ رسان سے شکوہ کر کے وہ ویل چیئر پیچھے سے تھامے سامنے لائی اور پھر خود مقابل صوفے پہ پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ بڑے ابا منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا اس نے کھانا نہیں پوچھا جو شام میں تم نے واپس آ کر کھایا؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں کھا کر آؤں گی۔ کھانا میٹر نہیں کرتا۔ گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتے اس نے جواب دیا۔ کیا وہ خوش تھا؟ آپ کو دن میں 2 دفعہ تو فون کرتا ہی ہے، پوچھ لیجئے گا۔ پھر دونوں کے بیچ کھڑکی کے باہر پھیلی رات جیسی خاموشی چھا گئی۔ ابا فکر مندی اور تعصب سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر بات آپ نے شروع کرنی ہے یا میں نے؟ اور اگر آپ نے کی تو کتنے فکروں کی تمہید باندھیں گے؟ اس نے اطمینان سے پوچھا۔ زمر، شادی کر لو۔ وہ آزردہ سے بولے۔ آج آپ نے تمہید ہی نہیں باندھی۔ اس نے کشن اٹھا کر گود میں رکھا۔ کب تک اس ٹوٹے رشتے کا سوگ مناؤ گی میری بچی؟ میری موت آسان کر دو، اب بس کر دو۔ آپ جانتے ہیں میں جذباتی بلیک میلنگ میں نہیں آیا کرتی۔ جب مجھے کرنا ہوگی میں بتا دوں گی۔ ویسے بھی اب میں بوڑھی ہو رہی ہوں، کون کرے گا مجھ سے شادی؟ 2-4 سال میں واقعی بوڑھی لگنے لگو گی۔ میں اس تکلیف کے ساتھ نہیں مرنا چاہتا۔ اوکے ابا، صاف بات کرتے ہیں۔ اس نے کشن پرے رکھا، پیر نیچے کیے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، بال کانوں کے پیچھے اڑسے اور گہری سانس لی۔ وہ واپس ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کے روپ میں چلی گئی تھی۔ آپ میری شادی کسی بھی XYZ سے کرا دیں، میں کر لوں گی۔ پھر چند دن میں مزید بددل ہو جاؤں گی، زیادہ بیزار اور تلخ۔ وہ مجھ سے توقعات باندھے گا جو میں پوری نہیں کروں گی۔ میں ایسی ہی رہوں گی۔ وہ شروع میں برداشت کرے گا، کہے گا ماضی بھلا دو۔ میں کہوں گی شادی جب کی تب بھی اس فیز سے نہیں نکلی تھی، ابھی وقت لگے گا۔ وہ صبر کر لے گا، مگر پھر جلد ہی صبر کھو دے گا، غصہ کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، نفرت کرے گا، 3 ماہ میں گھر سے نکال دے گا اور میں یہیں آ کر بیٹھی رہوں گی۔ اب بتائیے آپ کے لیے کیا زیادہ تکلیف دہ ہوگا؟ ابا نے دکھ سے اسے دیکھا۔ کیا تم اپنی شادی کو کامیاب بنانے کی کوئی کوشش نہیں کرو گی؟ اس فیز سے نکلی ہی نہیں تو کیسے کروں گی؟ کب نکلو گی اس فیز سے؟ آپ مجھے جانتے ہیں، جب میرے اوپر کچھ طاری ہو جائے تو میرے لیے اس کو جھٹکنا ناممکن ہوتا ہے۔ میں اسی کو اپنی زندگی بنا لیتی ہوں۔ اور جب آخری دفعہ ہم نے یہی بحث کی تھی تو 2 دن تک ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی۔ اس دفعہ کتنے دن کا ارادہ ہے؟
अब्बा ने आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया। मगर तुम कोशिश तो करोगी ना इस फेज से निकलने की। मैं 4 साल से कोशिश कर रही हूँ। मैं बहुत ड्रामा से गुजरी हूँ। मेरे गुर्दे ज़ाया हो गए। तैयार शादी कैंसिल हो गई। वो हम्माद मुझे छोड़कर चला गया, बीमारी के आलम में। वो वक्त बहुत बुरा था अब्बा। मैं आगे बढ़ नहीं सकती। जब तक उस वक्त को भुला ना दूं, मुझे कुछ टाइम दें। वो सर हिलाते हुए वापस पलट गए। जमर दुख से इनको जाते हुए देखती रही, मगर वो खुद भी बेबस थी। रात का स्याह पर्दा सारे गुनाह, सारे ऐब ढांप चुका था। ऐसे में कारदार्स के ऊंचे घर की सारी बत्तियां रोशन थी। जवाहरात बारीक हील से तेज तेज चलती डाइनिंग हॉल में आई तो कतार में खड़े मुलाजिम जैसे इसी के मुंतजिर थे। फियोना ने आंख से एक सर झुकाए खड़ी फिलिपाइनी मुलाजमा की तरफ इशारा किया। जवाहरात मुस्कुराती हुई इसके करीब गई तो इस फिलिपाइनी मैरी एनजीओ ने सर उठाया, फिर ने दामद से झुका लिया। क्या तुम उस जौहरी से मेरा नेकलेस ले आई हो जिसको तुमने वो बेचा था? सर्द सी मुस्कुराहट के साथ उसने पूछा। मैरी ने सुर्ख मुतरम आंखें उठाई। यस मैम। और डिब्बा आगे किया, फिर खोला। जवाहरात ने 2 उंगलियों पे वो नेकलेस उठाकर देखा। हीरो का नाजुक नेकलेस वैसा ही था। और तुम्हारी चोरी का इल्म होने पर मैंने तुमसे क्या कहा था? वो उंगलियों में मसल कर नेकलेस को देख रही थी। यही मैम, कि अगर मैं नेकलेस वापस ला दूं तो आप मेरी एजेंसी को नहीं बताएंगी और मैं बाइज्जत तरीके से अपने मुल्क वापस जा सकूंगी। वो डरते डरते बोली। जवाहरात ने शेरनी जैसी आंखें उठाकर इसे देखा। तो फिर खुश हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी एजेंसी को पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ। कल तुम्हें यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और तुम दोबारा जिंदगी भर ये नौकरी नहीं कर सकोगी, क्योंकि मेरे नज़दीक इसकी अहमियत ये थी। कहते हुए जवाहरात ने नेकलेस उछाल दिया। वो उड़कर एक मसनूई पौधे के गमले में जा गिरा। वफादारी से बढ़कर किसी चीज की अहमियत नहीं होती मैरी। अब तुम जा सकती हो। उसने तमकनत से फ्यूना को इशारा किया, जो शोक्ड और सदमे से चूर मैरी को वहां से ले जाने लगी। किसी मुलाजम में हिम्मत नहीं थी कि गमले में गिरे नेकलेस को देख भी लेता। जवाहरात इसी तरह चलती हुई हॉल क्रॉस करके लाउंज में आई और चेहरे पे मासूम माजरत खां ना मुस्कुराहट सजाए फारिस को मुखातिब किया, जो एक पेंटिंग के सामने खड़ा था। वो अभी अभी आया था। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा फारिस। तुम ठीक तो हो? वो इसकी तरफ पलटा तो जवाहरात ने इसके कंधों को थाम कर किसी बच्चे की तरह इसे अपने सामने किया। ओह, तुम कितने कमजोर हो गए हो। अपनी रंगत तो देखो। वो जो बेनियाजी से इसे देख रहा था जरा सा सर झटका। ठीक हूँ। मेरे पोर्शन की चाबी? ऑफ कोर्स, वो मेरे पास है। मैं इसकी सफाई करवाती रही हूँ। मगर तुम देख रहे हो, पार्टी करीब है और सारा स्टाफ मसरूफ है। मुझे जैसे ही तुम्हारी आमद का पता चला, मैंने गेस्ट रूम सेट करवा दिया। आंटी, मैं अपने घर में जाना चाहता हूँ, उसने जैसे बेजारी को जाहिर ना करते हुए कहा। जवाहरात मुस्कुराकर इसको बाजू से थामे आगे बढ़ने लगी। वो खामोशी से साथ चलता आया। क्या तुम मुझे सिर्फ एक हफ्ते के लिए अपनी मेहमानदारी का हक भी नहीं दोगे? तुम जानते हो, तुम्हारी रिहाई के लिए मैंने और हाशिम ने बहुत कोशिश की। मगर मेरी जान, हम क्या करते? ये अदालती निज़ाम बहुत ख़राब है। आई होप तुम हमसे खफा नहीं होगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो रवादारी में आकर रुका। जवाहरात ने मुस्कुराते हुए फ्यूना को इशारा किया। उसने फौरन दरवाज़ा खोला। अंदर सजा सजाया कमरा तैयार था। पार्टी के बाद तुम्हारा पोर्शन तैयार करवा दूंगी। अब तुम आराम करो। हूँ? मुस्कुराकर कहती वो वहीं खड़ी रही। फारस खामोशी से अंदर चला गया। वो शायद खुद भी अपने घर से बचना चाहता था। दरवाज़ा बंद कर दिया। जवाहरात की मुस्कुराहट सिमटी, आंखों में इस तरह उभरा और कुड़न। वो पलटी तो बैरूनी दरवाजे से हाशिम आ रहा था। पीछे एक सूट में मलबूस मुलाजिम ब्रीफकेस उठाए हुए था। जवाहरात ताजगी से मुस्कुराकर तेजी से उस तक आई। हाशिम ने दरवाज़ा बंद होने से कबल फारिस को देख लिया था। तभी तासुरात बरहम हुए। माँ के करीब आकर दबी दबी सी आवाज़ में गुर्राया, ये यहाँ क्या कर रहा है?
मुझे इसे पार्टी में देखना है और तब तक इसे यहाँ रोक कर रखने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। फिर मुस्कुराकर हाशिम का शाना थपका। और मुझे इसके यहाँ होने से कोई डर नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ हाशिम संभाल लेगा। मगर हाशिम को तसल्ली नहीं हुई। वो मुस्कुराकर भी नहीं सका। बाबा, सीढ़ियां भागकर उतरती फ्रॉक में मलबूस छोटी सी बच्ची इधर आ रही थी। कोट के बटन खोलता हाशिम बेइख्तियार मुड़ा। आंखों में बेपनाह प्यार अंदर उमड़ आया। वो झुका और दौड़ती हुई बच्ची को उठा लिया। बाबा की जान, कब आई हो? बारी बारी इसके गाल चूमता वो पूछ रहा था। जवाहरात ने मुस्कुराकर दोनों को देखा और आगे बढ़ गई। तलखी ये कामो दहन कब से अज़ाबे जान है। रात जरा गहरी हुई तो इस छोटी सी मार्केट की दुकानें बंद होने लगी। अब फकत चंद बत्तियां रोशन थी। दूर एक दरख्त की ओट में छोटी सी गाड़ी खड़ी थी। डैशबोर्ड पे एक खाकी फूला हुआ लिफाफा रखा था। ड्राइविंग सीट पे बैठे सादी ने कलाई पे बंदी घड़ी देखी और फिर पीछे देखा। इर्द गिर्द कोई नहीं था। तभी इसका मोबाइल बजा। उसने इसे अपने सामने किया तो नीली रोशनी चेहरे पे पड़ने लगी। ब्लॉक्ड नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। सादी ने उठाकर एहतियात से हेलो कहा। फिर दूसरी जानिब से आवाज़ सुनकर जैसे एसाब ढीले पड़े। जी बॉस, कैसी रही कॉन्फ्रेंस? तुमने एक बहुत अच्छी चीज़ मिस की है। इससे ज़्यादा अहम कुछ नहीं होना चाहिए था तुम्हारे लिए। फ़ोन में हल्की सी निस्वानी आवाज़ सुनाई दे रही थी। सादी का चेहरा तारीकी में नीम वाज़ेह था। उसने जख्मी सा मुस्कुराते फिर पीछे देखा। कुछ बहुत अहम था यहाँ। खैर, कॉन्फ्रेंस का सुनाए। तुम जानते हो आधा वक्त तो इनको ये वाज़ेह करने में गुजर जाता है कि ठीक है, हमारा कोयला एंथ्रासाइट नहीं है, मगर हम कह भी नहीं रहे हैं कि वो एंथ्रासाइट है। मैं मान रही हूँ कि वो लिग्नाइट है और हमारे इलाके में सदियों से दबे फॉसिल्स इससे बेहतर कोयले में तब्दील नहीं हो सकते। वैसे भी, और अगर वो रवानी से बोलते हुए रुकी, पता है सादी, आज मुझसे किसी ने वारिस के केस के बारे में पूछा। उसका क्या बना? वारिस को सजा हो गई? मैंने तो इतने अरसे से तुमसे पूछा ही नहीं। आप इतनी बहादुर नहीं हैं कि इस केस को फॉलो अप करें, सो मुझ पे छोड़ दें। मगर जो भी बना होगा केस का मैं खुद देख लूंगा खाला। मैंने आपसे एक वादा किया था कि मामू को मारने के बाद इनके लैपटॉप और फाइल्स को जिसने भी चुराया था, मैं वो आपको वापस ला दूंगा। बस मैं इस बंदे के लैपटॉप तक पहुंच जाऊं एक दफा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मामू को क्यों कत्ल किया गया। कौन? किसकी बात कर रहे हो? एक इल्जाम ने फारस गाजी की जिंदगी के 4 साल ले लिए। मैं बिना सबूत किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहता। सबूत के बाद बताऊंगा। इतने साल हो गए शादी, क्यों पड़े हो इस केस के पीछे? खत्म करो, अल्लाह के हवाले करके छोड़ दो। ओहो, कैसे छोड़ दूं? मेरे खानदान के 2 लोग मारे गए। मेरी फूफो की जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं इन लोगों में से नहीं हूँ जो कत्ल को माफ कर देते हैं। अल्लाह फरमाता है, कसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है और मेरे खानदान के बाकी लोगों की जिंदगी कसास में ही है। मैं तो बराबर का बदला लूंगा। जिसने ये किया है वो जान से जाएगा। बस। अच्छा, मुझे जाना है, बाय। एकदम से उसने फोन बंद किया। फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर एक फरबई माइल अधेड़ उम्र शख्स अंदर बैठ रहा था। सादी खामोशी और संजीदगी से सामने देखने लगा। उस शख्स ने तल्खी से सादी को देखा। मैंने इसे बरी कर दिया है। अब वो दो जो तुमने देना था। सादी ने खामोशी से डैशबोर्ड से खाकी लिफाफा उठाकर इन्हें थमाया। जस्टिस सिकंदर ने अंदर झांका। चेहरे पे मजीद कड़वाहट फैली, कान की लुएं सुर्ख हुई। मेरे बारे में अगर ये गंद बाहर निकाला तो? गम और गुस्से से आवाज कांपने लगी। सादी ने गर्दन मोड़कर इनको देखा। अगर आप मुझे जानते होते तो अंदाजा लगा लेते हैं कि मैं एक शख्स की जिंदगी बचाने के लिए आपके खानदान के 5 अफराद की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं इस हद तक भी ना जाता अगर आप मेरी बात सुन लेते। मैं आया था आपके पास जस्टिस साहब। मैंने आपकी मिन्नत की थी कि फारस गाजी बेकसूर है, मगर आपने मेरी नहीं सुनी थी। हाशिम का पैसा हर जगह बोल रहा था। मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता ना था। सॉरी। कंधे उचकाकर बेनियाजी से सॉरी कहा। बकवास मत करो।
مجھے بتاؤ تمہارے پاس اس کی کوئی کاپی ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے میرے پاس کاپی ہو، کیونکہ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ فارس قاضی کو دوبارہ اس کیس میں پھنسایا جائے۔ آپ اپنے اینڈ پہ خیال رکھیے گا، میں اپنے اینڈ پہ رکھوں گا۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ وہ تو جیسے رکنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ سر پہ ٹوپی اور گردن کا مفلر درست کیا تاکہ شناخت نہ ہو پائے اور باہر نکل گئے۔ سعدی نے ہلکے سے کندھے اچکائے اور کار سٹارٹ کر دی۔ کسرے کاردار پہ رات کی تاریکی سیاہ بادلوں کی طرح اتری ہوئی تھی، جو گہرے پرسرار رازوں سے لدے ہوئے تھے، ایسے جیسے بس ابھی برسنے کو تیار ہوں، اور نہ برسے تب بھی ان کی خوفناک گرج دور دور تک سنائی دیتی ہو۔ ایسے میں فارس غازی سبزہ زار پہ اپنی نیکسی کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ جگہ ہاشم کے کمرے کی عقبی بالکونی سے صاف دکھائی دیتی تھی۔ دو منزلہ انیکسی جو بالکل خاموش ویران سی کھڑی تھی، باہر سے ہر سال پینٹ ہوتی تھی، خوشنما اور نئی سی لگتی تھی، مگر اندر سے بنجر ہو چکی ہوگی، وہ جانتا تھا۔ چابی اس کے پاس نہیں تھی، اسے ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ قدم قدم چلتا برآمدے میں آیا، داخلی دروازے پہ رکا، مڑ کر ایک نظر خاموش اور اندھیر سبزہ زار پہ ڈالی۔ کاردارز اس وقت گھر پہ نہ تھے، اور جو تھے وہ سو رہے تھے۔ وہ واپس گھوما اور جھک کر پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا۔ جیب سے ہاتھ باہر نکالا تو اس میں پتلی سی تار تھی۔ اس نے تار لاک کے اندر ڈالی اور اسے مختلف زاویوں پہ گھماتا رہا۔ 1 2 3 4 5 6 کلک، آواز سی آئی اور لاک کھل گیا۔ وہ تار جیب میں ڈال کر اٹھا اور دروازہ کھولا۔ انیکسی اندھیر پڑی تھی۔ فارس اندر آیا۔ اس نے کوئی بتی نہیں جلائی۔ قدم قدم چلتا آگے آتا گیا۔ در و دیوار میلے سے لگتے تھے، ویران اور مکڑی کے جالوں سے پر۔ صوفوں پہ چادریں پڑی تھی، فضا میں گردگی دبیز تہ تھی۔ وہ اندھیرے میں وہیں کھڑا رہا، یوں ہی گردن موڑ کر ویران نظروں سے بیرونی برآمدے کو دیکھنے لگا، جو کھلے دروازے کے باعث نظر آ رہا تھا۔ فارس غازی آپ کو دوہرے قتل کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہیں اسی برآمدے میں کھڑے انہوں نے اسے ہتھکڑی لگائی تھی۔ اس نے گردن موڑی۔ یہی اسی گھر میں وہ ہنس مکھ سی لڑکی بھاگتی نظر آتی تھی، زرتاشا، اور یہیں اسی گھر میں وہ اس رات ٹہلتا رہا تھا، بے چینی میں، کرب سے۔ جب وارث غازی کو مارا گیا تھا تب ادھر اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ ادھر قصر میں ایک تقریب جاری تھی، روشنیاں کمکمے رات کو منور کیے ہوئے تھے۔ وہ تکلیف، وہ یادیں تھیں۔ فارس نے سر جھٹکا، جیسے بہت کچھ ذہن سے بھی جھٹکا ہو، اور پھر تیزی سے باہر نکل آیا۔ دروازہ زور سے بند کیا، لوک کلک ہو کر خود بخود مقفل ہو گیا۔ وہ اب لمبے لمبے ڈگ بھرتا دور جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ نشتر چبھے ہوئے تھے رغجاں کے آس پاس۔ صبح جب سورج کی روشنی بادلوں کے کناروں کو سرخ اور جامنی رنگ میں تہکا رہی تھی، تو شہر کے کاروباری علاقے میں اس نے سیاہ پینٹ پہ بٹنوں والی شرٹ پہن رکھی تھی۔ بال بہت چھوٹے کٹوا لیے تھے، فوجیوں کی طرح، گویا اس طرح پھیرنے کے 2 4 دن بعد کے انچ بھر بال ہوں۔ 2 ہفتے قبل رہا ہونے والے فارس سے وہ بہتر لگ رہا تھا۔ دھات کا ڈیٹیکٹر داخلے کے سامنے کھڑا تھا، لوگ اس میں سے گزر کر اندر جا رہے تھے۔ وہ سائڈ سے نکل کر چلا گیا تو گارڈز چونکے، کسی نے اسے آواز دی۔ فارس سنے بغیر ریسیپشن پہ لمحے بھر کو رکا۔ ہاشم کارتار کا آفس؟ ابرو اٹھا کر اکھڑے انداز میں پوچھا۔ 5ویں فلور پر، مگر آپ؟ ریسیپشنسٹ کا فقرہ ادھورا رہ گیا۔ وہ آگے بڑھ چکا تھا۔ گارڈز بے اختیار پیچھے آئے۔ لفٹ میں داخل ہو کر اس نے ان کے آنے سے پہلے بٹن دبا کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ گارڈ گھبرا کر وائرلیس پہ اطلاع دینے لگا۔ 5ویں فلور پہ جب لفٹ کا دروازہ کھلا تو وائرلیس پکڑے ایک گارڈ اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ فارس نظر انداز کر کے راہداری میں آگے بڑھ گیا۔ اسے غالباً آفس یاد تھا، فلور ذہن سے نکل گیا تھا۔ ہاشم اندر ہے؟ سیکرٹری سے بس سرسری سا پوچھا تھا۔ وہ جی کہتی حیران سی اٹھی۔ گارڈ دوڑتا ہوا آ رہا تھا، اسے رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ سر،
मिस्टर कारदार मसरूफ है, आप अंदर नहीं जा सकते। वो दरवाजे की तरफ आया तो गार्ड सामने आ गया। सर, आप यूं अंदर नहीं जा सकते। आपने नीचे सिक्योरिटी को। मेरे मुंह ना लगो। तेवरी चढ़ाए फारस ने हाथ से इसके कंधे को पीछे धकेला और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। गार्ड हवास बाख्ता सा पीछे भागा। अंदर हाशिम अपनी सीट पर टेक लगाकर बैठा सामने मौजूद दो अफराद से कुछ कह रहा था। इस अचानक अफ्ताद पर सर उठाकर देखा। फारस से गार्ड तक नजरों ने सफर किया। इनको भेजो, मुझे बात करनी है। फारस ने तीसरी कुर्सी खींची और टांग पे टांग रखकर बैठा। हाशिम के लब भींच गए। आंखों में उभरती नागवारी को उसने जब्त कर लिया। सर, मैं इनको मना कर रहा था मगर ये। हाँ, ठीक है, मैंने ही बुलाया है। ताज़ा दम होकर मुस्कुराते हाशिम ने इनको जाने का इशारा किया। वो निकले तो हाशिम पीछे होकर बैठा और खामोशी से फारस को देखा। क्यों बुलाया है? उसने अबरू उठाकर उखड़े उखड़े अंदाज से पूछा। हाशिम उठा और दीवार तक गया। वस्त दीवार में एक पेंटिंग लगी थी। हाशिम ने पेंटिंग को स्लाइडिंग डोर की तरह दाईं तरफ स्लाइड किया। अंदर दीवार में नस्ब सेफ था। उसने कुछ नंबर स्टाइल करके सेफ खोला। उसकी पुश्त अब फारिस के सामने थी और वो पासवर्ड या अंदर से सेफ नहीं देख सकता था। हाशिम सेफ बंद करके पलटा और मेज पे कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक प्लास्टिक बैग रखा। शफाफ बैग के अंदर जेवरात दिखाई दे रहे थे। तुम्हारी अमानत। तुम्हारे गिरफ्तार होने के बाद पुलिस बार बार घर आती रही थी, इसलिए मम्मी ने पहले ही तुम्हारी तमाम कीमती अशिया वहां से निकाल ली थी। चेक कर लो। वापस बैठते हुए उसने दोस्ताना मगर मुख्तात अंदाज में कहा। फारिस ने बस एक नज़र इस सब को देखा और फिर अब्रू तान कर हाशिम को। ठीक, और कुछ? तुम्हारी रिहाई के लिए मैंने बहुत कोशिश की थी। जस्टिस सिकंदर को बहुत फेवर्स दिए हैं और अब जबकि मैं इससे मायूस हो चुका था, उसने तुम्हें रिहा कर ही दिया। बहरहाल, तुम अब बाहर हो, नई जिंदगी शुरू करने। तमहीद काटी और मतलब की बात पर आओ। फारस ने इसकी बात बेजारी से काटी। हाशिम ने गहरी सांस बाहर को खारिज की और जरा सा शाने उचकाए। तुम्हें जॉब चाहिए होगी और मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी पोस्ट है। नहीं चाहिए। और कुछ? वो खड़ा हुआ और अपनी चीजें इकट्ठी की। हाशिम ने सर उठाकर ताज्जुब से इसे देखा। हम कजन्स हैं यार। तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी भी प्रॉब्लम है, मगर मेरी बीवी तुम्हारी बीवी नहीं थी। फारस की आवाज बुलंद हुई। आंखों में गुस्सा उतरा। कान की लुएं सुर्ख पड़ी। तुम्हें लगता है मैं भूल गया हूँ किस तरह तुम इसको मेरे खिलाफ उकसाया करते थे? ओ खुदाया! हाशिम ने झुके हुए अंदाज में सर झटका। तुम अपनी इस गलतफहमी को दूर क्यों नहीं कर लेते एक दफा? वो मेरी बहन की तरह थी। इस बात पे तुम मुझसे कोई मुकद्दस सखीफा उठवाना चाहते हो तो उठवा लो। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। फारस शक व शुबे से आंखें सुकेड़े इसे देख रहा था। तुम्हारे इस रवैये के बावजूद मैंने तुम पे शक नहीं किया। एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि तुमने वो कत्ल किए होंगे। मुझे तुम्हारी बेगुनाही पे यकीन था, मगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है। वो हर्ट नजर आ रहा था। फारस के तासुरात धीमे पड़े, मगर वो इसी तरह इसे देखता रहा। हाशिम अब उठा। दोनों के दरमियान मेज हायल थी। और मुझे तुम्हारी फिक्र है। क्या करना चाहोगे अब? जिसके खानदान के दो फर्द मार दिए गए हों, उसे क्या करना चाहिए सिवाय हर जिम्मेदार शख्स का गिरेबान पकड़ने के? कमरे में जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड भर गई थी। हाशिम का दम घुटने लगा। उसने बेएहतियात टाई की नॉट ढीली की। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझसे अच्छा वकील तुम्हें नहीं मिलेगा जो इस केस को दोबारा से जिंदा करके असल कातलों को सामने लाए। इसलिए जॉब नहीं करनी यहाँ। मत करो। मगर जब और जैसे तुम्हें कुछ मालूम हो तो तुम सबसे पहले मुझे आकर बताओगे, राइट? हाशिम ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। फारस उखड़ा उखड़ा सा देखता रहा, फिर मुतजब्ब सा हाथ मिलाया। हाशिम मुस्कुरा दिया। फारस बाहर निकला तो जवाहरात चौखट पर दिखाई दी। इसके चेहरे पे इस तरह था। तेजी से हाशिम तक आते उसने पूछा, ये क्यों आया था?
साथ ही दरवाज़ा बंद किया। जब भी इसको आज़ाद देखती हूँ तो मुझे तुम्हारे हाथों में हथकड़ी नज़र आती है। हाशिम ने इसकी फ़िक्र और परेशानी को साफ नज़रअंदाज किया। मैंने बुलाया था, जॉब ऑफ़र की, मगर नहीं माना। जॉब क्यों? अच्छा, ताकि वो मसरूफ़ रहकर किसी भी इंतकामी कार्रवाई से बाज रहे। हाशिम ने इस बात में सर हिलाया। जवाहरात ने ठंडी सांस अंदर उतारी। इसे तुम पे शक तो नहीं है ना? उसके खदशे बढ़ते जा रहे थे। अगर होता तो इस तरह आराम से ना चला जाता। वो हाथों से बात करने का आदी है और अदाकार तो बिल्कुल नहीं है। इसका फ़ोन फिर बजा तो उसने झुंझलाकर कॉल रिसीव की। जी, जी। सर मैं आपके ऑफिस पहुंच गया हूँ, बस लिफ्ट में हूँ, आ रहा हूँ। बहुत सराहत से झूठ बोलकर कॉल काटी। फिर ब्रीफकेस में ज़रूरी चीज़ें डालने लगा। काम से जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। हूँ। जवाहरात बदिक्कत मुस्कुराई। वो इस नफासत और खूबसूरती से आरास्ता बंगले का स्टडी रूम था, जहाँ वो लैपटॉप के सामने बैठी काम कर रही थी। बाल जूड़े में बंधे थे और सब्ज आंखें सुकेड़े लबों से बॉल पेन का किनारा दबाए वो स्क्रीन को देख रही थी। फिर सर झुकाकर फाइल पे कुछ भी लिखने लगी। दफातन उसने घड़ी पर निगाह दौड़ाई तो रुक गई। दो जुड़वा बच्चियां अब अपने हम उम्र दो तीन बच्चों के हमरा बाहर जाती दिखाई दे रही थी। सारा पेन छोड़कर बेइख्तियार बाहर लपकी। लाउंज में जरीना बेगम बैठी सलाइयों पे कुछ बुन रही थी। गाहें बगाहें चलते टीवी पे भी नजर डाल लेती। सारा, ये तुर्क ड्रामे देख देख कर हम कुछ बेहया नहीं होते जा रहे? उन्होंने तायद चाही, मगर वो सुन ही नहीं रही थी। अम्मी, आपने बच्चियों को फिर पार्क भेज दिया। मैंने मना किया था ना। बुएं सुकेड़े वो बेबसी से कहती इनके सर पर खड़ी थी। जरीना बेगम ने खफकी से ऐनक के ऊपर से इसे देखा। बस करो बीबी, तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे अकेला भेज दिया हो। आसपास के बच्चे भी थे और कर्नल खुर्शीद की मुलाजमा भी अभी घंटे भर में आ जाएंगे। आप भी ना कमाल करती हैं, वो नाराजी से कहती इनके साथ बैठी, मगर निशिस्त के बिल्कुल किनारे पे। पता है ना अम्मी, हालात कितने खराब हैं, फिर भी इनको बाहर भेज देती हैं।